चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को हिंदी का पार्ट 9 पढ़ा रही हूँ। उस पाठ का नाम है नेहरू जी का रोमांचक यात्रा। यानी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक यात्रा के बारे में बताया गया है, जो यात्रा काफ़ी रोमांचक यानी यादगारी था। उसके बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम इस पाठ को पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग सुनिए और इसे समझने की भी कोशिश कीजिए। इस अध्याय में प्रकृति के सुंदर मनमोहक दृश्यों से भरपूर रोमांचक यात्रा का वर्णन है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस पाठ में प्रकृति के सुंदर दृश्य, मनमोहक, मन को मोहने वाले दृश्य के बारे में बहुत अच्छा से ही रोमांचक यात्रा के बारे में बताया गया। इस बात का भी संकेत है कि यदि यात्रा की तैयारी पूरी ना हो तो यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। और इस पाठ में यह भी बताया गया है कि जब यात्रा की तैयारी पूरी नहीं हो सकती तो उस यात्रा को बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है। इसी पाठ में यही बताया गया है। तो हम अभी इस पाठ को पढ़ के बता रहे हैं। मेरी शादी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी शादी सन 1916 ईस्वी में दिल्ली में बसंत पंचमी को हुई थी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि उनकी शादी 1916 ईस्वी में दिल्ली में और बसंत पंचमी के दिन हुई थी। उस वर्ष गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में ही छोड़ दिया था। यहाँ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो उस वर्ष गर्मी के महीने में गर्मी के कुछ महीने वो कश्मीर में ही बिताए और उन्होंने अपने परिवार को श्रीनगर के घाटी की ओर ही छोड़ दिए थे और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई सप्ताह तक पहाड़ों में घूमता रहा और लद्दाख रूट तक बढ़ता चला गया। और ये बता रहे हैं कि अपने परिवारों को श्रीनगर की घाटी तक ही वहाँ पर छोड़ दिए थे, वहीं पर ठहरने की व्यवस्था कर दिए थे और अपने एक चचेरे भाई के साथ वो एक सप्ताह तक लद्दाख रूट तक घूमते रहे। वो अपने चचेरे भाई के साथ एक सप्ताह तक पहाड़ों में वो घूमते रहे और घूमते घूमते वो लद्दाख रोड तक ही पहुंच गए। संसार के उच्च प्रदेश की उन सकड़ी और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत की ओर चली जाती है, घूमने का मेरा पहला अनुभव था। ये बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि संसार के जो उच्च प्रदेश है को उन सकड़ी और निर्जन घाटी में जब वो जो रास्ता तिब्बत की ओर जाती है, घूमने का मेरा पहला, वहाँ पर उनका घूमने को पहला अनुभव हुआ था। जोजिला घाटी की चोटी से हमने देखा तो एक ओर नीचे की ओर पहाड़ पर इतनी हरियाली थी और दूसरी ओर नंगी खड़ी चट्टान। ये बता रहे हैं कि जब वहाँ पर वो एक घाटी पर पहुँचे जिसका नाम था जोजिला घाटी, पर उस घाटी की चोटी पर जो वो पहुँचे तो वहाँ पर वो देखे कि एक और नीचे की तरफ देख रहे हैं कि पहाड़ों पर घनी हरियाली छाया हुआ था और दूसरी ओर देख रहे हैं, दूसरी ओर चट्टान, वहाँ पर नंगी चट्टान खड़ा हुआ दिखा है उनको। हम उस घाटी की सकड़ी तह के ऊपर चढ़ते चले गए जिससे दोनों ओर पहाड़ है। और ये बता रहे कि वो धीरे धीरे उस घाटी की सकड़ी यानी पतली रास्ता की ओर चलते गए। जहाँ वो जाने के बाद उन्हें दोनों तरफ पहाड़ दिखाई दिया। एक और बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ चमक रही थी और उनमें से छोटे छोटे ग्लेशियर हमने मिलने के लिए नीचे रेंग रहे थे। जब वो वहाँ गए तो उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ एक और बर्फ से ढकी हुई घाटियाँ जो है चमक रहा था और वहाँ से छोटे छोटे ग्लेशियर जिसे हिम सरोवर कहते वो पिघल कर नीचे रेंग रहे थे और वहाँ की ठंडी हवा कष्टदायक थी। और वहाँ जो उन बर्फ की ओर से जो हवा आती थी बहुत ही कष्टदायक थी, लेकिन दिन में अच्छी धूप निकलती, वो बता रहे। लेकिन वहाँ इतना होने के बावजूद भी वहाँ दिन में धूप बहुत अच्छा ही निकलता था। हवा इतनी साफ थी कि प्रायः हमें चीज़ों से दूरी के बारे में भ्रम होता था। कह रहा है कि हवा इतना साफ था वहाँ कि किसी भी चीज़ को उन्हें दूरी के बारे में तुरंत भ्रम होता था कि वो कितना दूर है, कैसे है, ऐसे करके होता था। हम उन्हें उनसे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया। जब ऐसा उनके मन में भ्रम होता था तो वे उसको बहुत कम दूर समझते थे, लेकिन उनके मन में धीरे धीरे ये भ्रम दूर होता गया और धीरे धीरे वहाँ पर सूनापन बढ़ता गया, यानी वो सूना होता गया। पेड़ों और वनस्पतियों तक से हमारा साथ छोड़ दिया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए
उनके रास्ते जो है एकदम सुनसान मिलने लगा, और साथ साथ ही पेड़ और वनस्पति जो है वो भी उनका साथ छोड़ने लगा। सिर्फ नंगी चट्टान और बर्फ पाला, कभी कभी कुछ सुंदर फूल रह गए थे। और यहाँ बता रहा है कि वहाँ पर सिर्फ नंगी चट्टान थी और बर्फ का कभी कभी बर्फ का ओला भी गिरता था, और चट्टान सिर्फ थे और फूल भी वहाँ पर रह गया था, सिर्फ फूल ही दिखाई दे रहा था। फिर भी प्रकृति के इन जंगली और सुनसान स्थानों में से मुझे अजीब संतोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना ना। बोल रहे हैं कि फिर भी इतना होने के बावजूद भी उन्हें उस जंगली सुनसान जगह में बहुत काफ़ी संतोष मिला, और उस संतोष से उनको काफ़ी उमंग हुआ जिसका कोई ठिकाना नहीं रहा, बताया नहीं जा सकता है। इस यात्रा में मुझे दिल कपा देने वाला एक अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे यात्रा करते हुए एक जगह हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा वहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। ये बता रहे थे कि जब वो यात्रा कर रहे थे तो उनको एक ऐसा चीज़ अनुभव हुआ जो कि उनको दिल को कपा देने वाला था। और ये जोजिला घाटी में यात्रा करते समय उनसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा जो है उनसे 8 किलोमीटर ही दूर पर है। यह ठीक है, बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन उन्हें मालूम हुआ कि उसके बीच में एक बर्फ से ढका हुआ पहाड़ भी है जिसे पार करना कठिन था, और उस पहाड़ को पार करना बहुत ही कठिन था। लेकिन इससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। जोश खूब था और अनुभव नदारद, लेकिन लेखक को मन में खुशी थी। जाने तो 8 मील है तो क्या हुआ, और उनको बोले इससे क्या होता है। उनके मन में काफ़ी खुशी था और वे कुछ, लेकिन उनको खुशी काफ़ी था, लेकिन उनको कुछ अनुभव नहीं था। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि वो अपना एक डेरा रखे थे, एक तंबू में डेरा रखे थे जो कि 11,500 की फुट की ऊंचाई पर था। उसको छोड़कर उन्होंने एक छोटे से दल के साथ मिलकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ एक गाइडलाइन भी था, यानी मार्गदर्शक था। रस्सियों के हुक में एक दूसरे से बंधे हुए हम लोगों ने बर्फीली नदियों को पार करना शुरू कर दिया। कह रहा है कि यहाँ पर जब वो जा रहे थे तो उन्हें रस्सी से हुक से बंधा हुआ सब मिल रहा था, जिसे वो बर्फीली उसी के सहारे, रस्सी के हुक के सहारे वो बर्फीली नदियों को पार करना शुरू कर दिए थे। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई और सांस लेने में कठिनाइयाँ, जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ने लगे तो उनकी काफ़ी मुश्किलें आने लगी थी और उन्हें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा था। हमारे कुछ सामान उठाने वाले के मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ने लगे थे उनके सामान उठाने वाले कुछ लोगों के मुंह से तो काफ़ी खून निकलने लगे। हालांकि उन सामान उठाने वाले लोगों पर काफ़ी बोझ नहीं था, फिर भी उनके मुंह से खून निकलने लगे। उधर बर्फ पड़ने लगी थी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप समेटती गए। कह रहा उधर बर्फ काफ़ी पिघलने लगा था, वो भयानक रूप ले रही थी। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। और ये बता रहे लेखक जो है अपने टीम के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बता रहे हैं कि अपने टीम के साथ हम काफ़ी थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। और ये बता रहे हैं कि एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत कोशिश करके बढ़ना पड़ता था, लेकिन हम मूर्खता करते ही गए। लेकिन वह कह रहे कि हम अपनी बुद्धिमानी से काम नहीं लिए, साथ ही साथ उसका मूर्खता करते गए, बता रहे हैं। हमने अपना दल सुबह 4 बजे छोड़ा था और 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद एक विशाल हिम सरोवर देखने को पुरस्कार मिला। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि उन्होंने अपना दल सुबह 4 बजे ही छोड़ दिए थे और चढ़ते गए। उस सिलसिले में उन्हें 12 बजे तक और लगातार 12 बजे तक चढ़ते रहे और इस कार्य के लिए उन्हें हिम सरोवर का पुरस्कार भी मिला था। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था और जब उन्हें पुरस्कार मिला था यह दृश्य जो है देखने लायक ही था। चारों ओर बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियाँ थी, मानो देवताओं का मुकुट अर्धचंद्र हो। कह रहा है कि चारों ओर देवताओं का जो बर्फ की चोटी थी, जैसा लग रहा है कि देवता लोग अपना मुर्ख अर्धचंद्र आधा चंद्रमा का मुकुट हो
और किंतु ताज़ी बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों में ओझल कर दिया है और ऐसा लगता है कि ये ताज़ा बर्फ और कोहरा ने और सब दृश्य को उनकी आंखों के सामने से हटा दिया हो, यानी दिख नहीं रहा हो। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे, और ये बता रहे हैं कि उन्हें खुद मालूम नहीं था कि वो कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा अनुमान है कि हम लोग 15-16 हज़ार फुट की ऊंचाई पर जरूर होंगे। लेकिन वो अनुमान लगा रहे थे कि वो लोग 15-16 हज़ार की फुट की ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचाई पर थे और कह रहे हैं कि हम लोग अमरनाथ की गुफा से काफ़ी ऊंचा पर थे। जब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी ओर जाना था, हम लोगों ने सोचा कि ऊंचाई समाप्त होने से हमारी कठिनाइयाँ भी समाप्त हो गई है। जब उन्हें कह रहे हैं कि वो हिम सरोवर को उनको लगभग पार करके आधा मील लंबा पार करके उनको दूसरी ओर जाना था, तो उन्होंने कहा कि सोचा कि चढ़ाई तो हमारी अब ख़त्म हो गई है, अब हमारी कठिनाइयाँ भी ख़त्म हो गई, ऐसे सोचे। लेकिन बहुत थके होने के कारण हम लोग न हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल थी तय करनी भी शुरू कर दी थी। लेकिन बहुत थके हुए होने के कारण उन लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी जाने के लिए तय कर लिए थे। इसमें बड़ा धोखा था क्योंकि वहाँ बहुत सी दरारें थी। अब बता रहे कि वहाँ यात्रा करने के बाद उन्हें बहुत सी धोखा भी था, क्योंकि वहाँ जाने में रास्ते में बहुत सी दरारें भी मिल रही थी और ताज़ी गिरने वाली बर्फ़ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। और जो ये बता रहे कि जो रास्ते में जो दरारें थी, उसे जो ताज़ा बर्फ़ निकलता था वो उन रास्ते को ढक देती थी। मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे खिसक गई, और बता रहा है कि जैसे ही हम उसके ऊपर पैर रखे वह दरार नीचे खिसक गया और मैं धम से मुँह के बल एक बड़ी दरार में जा गिरा। और ये बता रहे हैं कि वो जैसे उनका पैर खिसका वह धम से वो वहाँ पर गिर गए और मुँह के बल से ही गिरे और वो दरार में जा गिरे। यह दरार बहुत बड़ी थी, कोई भी वस्तु उसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्ष बाद भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए आराम के साथ सुरक्षित रह सकती थी। अब यहाँ बता रहे हैं कि जहाँ पर वो गिरे वह दरार सब बहुत काफ़ी बड़ा था, और कह रहे थे हजारों सैकड़ों वर्ष के बाद वहाँ जब भूगर्भ शास्त्रियों ने जब वो खोज करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर आराम से सुरक्षित मिल जाएगा। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मुझे अनंता ऊपर खींच लिया गया। और लेकिन बता रहे लेखक ने कि उनके हाथ से हमारे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और उन्हें फिर उस रस्सी के सहारे उन्हें खींच लिया गया था। इस घटना से हम लोगों के होश तो ढीले हो गए थे, फिर भी हम आगे चलते गए। और यह बता रहे हैं कि ये ऐसी घटना के कारण उन लोगों का होश काफ़ी उड़ गए थे, लेकिन फिर भी वो आगे चलते रहे। दरारों की संख्या और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई थी। अब ये बता रहे हैं कि वहाँ आगे जाने के बाद दरार की संख्या चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। इनमें से कुछ को पार करने के कोई साधन भी हमारे पास नहीं था। बता रहे हैं कि इनमें से कुछ को तो पार करने के लिए उनके पास कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं था। इसलिए अंत में हम लोग थके मांद हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई और इसलिए वो हरे थके हुए वहाँ से ही निराश होकर लौट आए थे और उनकी अमरनाथ की गुफा की यात्रा अधूरी ही रह गई थी, यानी वो अमरनाथ की गुफा को नहीं देख सके थे। तो ये आज का आप लोग का चैप्टर रहा। इसका जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा, इसका मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर आप लोग करेंगे और जो बुक का फिल करना है उसे आप लोग बुक पे फिल कर लेंगे और इसका शब्दार्थ भी आप लोग अपने कॉपी में करेंगे और इस शब्दार्थ को याद भी करेंगे। तो ये आज का आप लोग का चैप्टर रहा।